नमस्कार दोस्तों। आज दीप्ति इनसाइट की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम इतिहास के उस अंधेरे तहखाने का दरवाजा खोलेंगे जहां जीत के जश्न के नीचे करोड़ों चीखे और गद्दारी की साजिशें दफन है। साल 1712 ईस्वी, एक ऐसा साल जिसने भारत की नीयत पे वो घाव दिया जिसकी टीस आज 1300 साल बाद भी महसूस होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे समृद्ध साम्राज्यों में से एक सिंधु देश ताश के पत्तों की तरह 17 साल के लड़के के सामने कैसे ढह गया? आज बात होगी राजा दाहिर सेन की, वो अंतिम हिंदू राजा जिसने अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दी। और बात होगी मोहम्मद बिन कासिम की, जिसकी फतेह का अंत किसी खौफनाक बुरे सपने से कम नहीं था। चचनामा के पन्नों से लेकर बगदाद के खलीफाओं के गुप्त फरमानों तक आज हम उस सच का सामना करेंगे जिसे अक्सर इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया। आप दिल थाम लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको 8वीं सदी के उस लहू से सने हुए रेगिस्तान में ले जाएगा। कहानी की जड़ें सिंध में नहीं बल्कि हजारों मील दूर बगदाद और दमिश्क में थी। 18वीं सदी की शुरुआत में उम्मयद खिलाफत अपने चरम पर थी। बगदाद का गवर्नर था हज्जाज बिन यूसुफ, एक ऐसा शख्स जिसके लिए साम्राज्य विस्तार एक सनक थी, लेकिन उसे भारत में घुसने के लिए एक बहाना चाहिए था और वो बहाना मिला 8 समुद्री जहाजों से। अरब इतिहासकारों के अनुसार श्रीलंका के राजा ने खलीफा के लिए बेशकीमती तोहफे और अनाथ लड़कियां भेजी थी, जिन्हें सिंध के देवल तट पर समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। हज्जाज ने राजा दाहिर को खत लिखा कि उन लुटेरों को सजा दो। राजा दाहिर का जवाब सीधा था, वे लुटेरे मेरे नियंत्रण में नहीं है। हज्जाज के लिए यह अपमान असहनीय था। उसने अपने 2 सेनापति भेजे, अब्दुल्ला और बुदैल, लेकिन राजा दाहिर के पुत्र जैसिया और सिंध की सेना ने उन्हें गाजर मूली की तरह काट दिया। अब हज्जाज ने अपना आखिरी और सबसे घातक मोहरा चला, अपने ही दामाद 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। कासिम सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि उस दौर की सबसे आधुनिक वार मशीनरी का इंचार्ज। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है ये हमला सिर्फ चंद जहाजों की लूट का बदला था? अगर हम गहराई में उतरे तो सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और डरावना है। डॉक्टर मुबारक अली और HM इलेट के शोध बताते हैं कि अरब साम्राज्य पिछले 50 सालों से सिंध पर नजरें गड़ाए बैठा था। इससे पहले खलीफा उमर और खलीफा उस्मान के समय भी हमले हुए थे, लेकिन राजा दाहिर के पिता महाराजा चच ने अरब की सेनाओं को रेगिस्तान की धूल चटा दी थी। बगदाद के लिए सिंध सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था बल्कि सिल्क रोड पर कब्जे की चाबी था। हज्जाज बिन यूसुफ जानता था, अगर सिंध गिरता है तो कन्नौज और राजस्थान के रास्ते पूरे भारत के खजाने का रास्ता खुल जाएगा। दूसरी तरफ राजा दाहिर के साम्राज्य में भी एक आंतरिक दरार पड़ गई थी। सिंध में बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों के बीच एक वैचारिक मतभेद था। चचनामा के अनुसार कासिम ने इसी का फायदा उठाया था। उसने तलवार से पहले साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू किया। उसने स्थानीय कबीलों को लालच दिया, उन्हें स्वायत्तता का वादा किया और उन्हें दाहिर के खिलाफ खड़ा कर दिया। यह इतिहास का वह मोड़ था जहां गद्दारी ने वीरता की पीठ में खंजर घोंपा था। मोहम्मद बिन कासिम 6000 सीरियाई घुड़सवारों और ऊंटों की सेना को लेकर मकरान के रास्ते सिंध पहुंचा। उसकी ताकत सेना नहीं बल्कि अल अरूस, एक विशालकाय पत्थर फेंकने वाली मशीन थी। देवल का किला अभेद्य था। हफ्तों तक कासिम की सेना बाहर खड़ी धूल फांकती रही। तभी इतिहास के पन्नों में एक गद्दार का जिक्र आता है। चचनामा के अनुसार एक स्थानीय शख्स ने कासिम को किले का सबसे बड़ा राज बताया। उसने बताया किले के सबसे ऊंचे मंदिर पर एक विशाल लाल ध्वज लहराता है। गद्दार ने कहा, जब तक यह झंडा हवा में है सिंध के लोगों का मानना है कि ईश्वर उनके साथ में है। इसे गिरा दो तो उनका मनोबल टूट जाएगा। कासिम ने अपनी मशीन से सीधे मंदिर के शिखर को निशाना बनाया। जैसे ही वो झंडा गिरा पूरे शहर में मातम छा गया। लोग इसे अपशकुन मानकर हार बैठे। देवल की गलियों में 3 दिनों तक कत्लेआम होता रहा। भारत की धरती पर पहले बार जजिया नाम के कर ने नींव रखी। अब बात करते हैं उस खूनी मंजर की जिसने युद्ध का नक्शा बदल दिया। राजा दाहिर की एक विशाल सेना थी, 50,000 पैदल सैनिक, हजारों घुड़सवार और हाथियों का वो दस्ता जिसे उस दौर का टैंक माना जाता था। लेकिन कासिम के पास ऐसा कुछ नहीं था जो भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। कासिम अपने साथ मंजनीक के अलावा नफ्ता तकनीकी लेके आया था। यह प्राचीन केमिकल वेपन था। अरब के तीरंदाज तीरों की नोक पर रुई लपेटकर उस पर एक खास पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल में उसे डुबाते थे। यह आग पानी से भी नहीं बुझती थी। जब अरोर के मैदान में युद्ध चरम पर था तो कासिम ने सीधे दाहिर के हाथियों को निशाना नहीं बनाया बल्कि उन पर इन फायर बॉम्ब्स की बारिश कर दी।
हाथियों की चमड़ी जलने लगी। वे पागल होकर पीछे मुड़े और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। इतिहासकार अहमद बिन यागा लिखते हैं कि दाहिर की सैनिक अपने ही हाथियों के पैरों के तले कुचले जा रहे थे। यह सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, यह एक पुरानी वीरता और नई क्रूर तकनीकी का टकराव था। दाहिर अकेले रह गए थे। उनके चारों ओर अपनों की लाशें बिछी थी, लेकिन उनकी आंखों में समर्पण नहीं बल्कि जलता हुआ प्रतिशोध था। अक्सर लोग समझते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की कहानी यहाँ जीत के साथ खत्म हुई, लेकिन असल थ्रिलर तो अब शुरू होता है। राजा दाहिर की दो बेटियां सूरी देवी और परमल देवी कासिम के हाथ लग गईं। उन्हें खलीफा के हरम के लिए बगदाद भेजा गया। जब वे खलीफा के सामने पहुंची तो उन्होंने एक ऐसा पासा फेंका जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने रोते हुए खलीफा से कहा, कासिम ने हमें आपके पास भेजने से पहले हमारी पवित्रता भंग कर दी है। खलीफा आग बबूला हो गया। उसने कासिम को इनाम देने के बजाय एक खौफनाक मौत देने का हुक्म दिया। मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 1 महीने में एक साम्राज्य जीता था, उसे कच्ची बैल की खाल में जिंदा सिल दिया गया। 3 दिनों तक वह अपनी ही सड़न में घुटता रहा और मर गया। जब उसका शव बगदाद पहुंचा तो राजकुमारियों ने सच बताया, कासिम निर्दोष था, हमने तो बस अपने पिता की मौत का बदला लिया था। खलीफा ने क्रोध में आकर उन दोनों को घोड़ों से बांधकर घसीटने का आदेश दिया जब तक कि उनके प्राण न निकल जाएं। 1712 का यह हमला भारत की अखंडता पर पहला प्रहार था। राजा दाहिर हार गए, लेकिन उनका बलिदान सिंधु की लहरों में आज भी गूंजता है। अगर आपको यह कोशिश और सोच पसंद आया तो दीप्ति इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर से करें। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें, क्योंकि इतिहास को जानेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। आपकी सराहना ही हमें ऐसी और कहानियां लाने के लिए प्रेरणा देती है। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक इतिहास को देखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, जय भारत।